हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा विज्ञापित एक विज्ञापन के ऊपर, जो कि सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा के लिए विज्ञापित किया गया है। दिनांक 22 जून 2023 को यह विज्ञापन निकला था। इसके माध्यम से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा के अंतर्गत सहायक आचार्य के 48 विषयों के कुल 1913 पदों पर भर्ती ऑनलाइन आवेदित की गई है। ये पद स्थायी रूप से हैं, यानी कि परमानेंट तौर पर है। ठीक है, तो इस फॉर्म को आप सभी भर सकते हैं। और इस पद जो परमानेंट है, ये विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या के अनुसार दिया गया है। हालांकि इसमें कमी और वृद्धि की जा सकती है। उनमें आरक्षित पदों की संख्या निम्नानुसार दी गई है। तो हमने विज्ञापन को लंबा देखते हुए केवल हिंदी विषय को यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि हिंदी विषय में कुल 214 पद पर विज्ञापन निकला हुआ है, जिसमें कि जनरल कैटेगरी में 58 पदों की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग सीट्स हैं। ऊपर आप देख रहे हैं कि जनरल कैटेगरी, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, और उसमें भी महिलाओं को लेकर और अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है। आप देखेंगे जनरल कैटेगरी में यहाँ पर जनरल में 58 सीट दिया गया है। इसके बाद जनरल डब्ल्यू में कुल 16 सीट्स हैं, डब्ल्यू डी में 7, फिर डीवी में 2। तो हमें मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है कि 58 सीट हमारे लिए सुरक्षित है एक तरीके से देखा जाए, अगर जो जनरल कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, क्योंकि इसमें राजस्थान राज्य के जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी तो रहेंगे ही, इसके अतिरिक्त अलग अलग राज्यों के भी विद्यार्थी इसी के अंतर्गत आएंगे। तो ये 58 सीट्स आपके दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, बाकी तो सब आरक्षित हैं। ठीक है, एससी जो राजस्थान के एससी होंगे उनके लिए है, एसटी राजस्थान के एसटी के लिए, ओबीसी भी राजस्थान के जितने भी ओबीसी होंगे, एमबीसी ये राजस्थान के लिए, ईडब्ल्यूएस भी राजस्थान के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर 214 सीटों का बंटवारा अलग अलग दृष्टिकोण से किया गया है। 58, 16, 7, 2, 4, 21, 6, 2, 1, 17, 5, 2, 1, 31, 10, 3, 1, 2, 7, 3, 1, 15, 5, 2 और 1। तो इस तरीके से टोटल सीट्स निकली हैं 214। अब देखने वाली बात है कि इस फॉर्म को भर कौन सकता है। नीचे इसकी शैक्षिक योग्यताएं दी गई हैं, जिसमें सबसे पहली योग्यता जो है कि आपका एमए यानी हिंदी से एमए होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। तो ये 55% जरूर अपने ध्यान में रखिए। और यहाँ पर बताया गया कि कई विश्वविद्यालयों में ग्रेड सिस्टम भी है, तो उसका जो प्रतिमान होगा, मापदंड होगा, 55% के बराबर होना चाहिए। इसके बाद आपको नेट पास होना है। ठीक है, चाहे आप यूजीसी नेट के थ्रू हो या फिर अगर साइंस के विद्यार्थी हैं तो CSIR, या फिर आपके स्टेट में स्लेट और सेट का भी एग्जाम होता हो तो उसे भी आप इसके एलिजिबिलिटी में रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये भी है कि अगर कोई पीएचडी किया हुआ है और 11 जुलाई 2009 के पहले वो पीएचडी पूरा कर चुका है, तो उसके लिए भी ये फॉर्म भर सकता है। और इसमें कुछ क्राइटेरिया दिया गया है कि पीएचडी केवल है, ऊपर में नेट और इत्यादि नहीं है, और 2009 के पहले वो पीएचडी कर चुका है कैंडिडेट, तो उनका जो वाइवा इत्यादि हुआ रहेगा वो एक प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए कि पीएचडी डिग्री कैंडिडेट हैज़ बीन अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड में होना चाहिए। कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के माध्यम से उसका मूल्यांकन होना चाहिए जो पीएचडी थीसिस है। पीएचडी वाइवा कंडक्ट होना चाहिए ओपन। और फिर इसके बाद रेफरेड जर्नल में कम से कम 1 आर्टिकल छपा होना चाहिए, या फिर 2 पेपर्स
कहीं आप प्रेजेंट भी किए हों सेमिनार इत्यादि में। तो ये कुछ क्राइटेरिया है। तो उनके लिए जो केवल पीएचडी बेस पर फॉर्म को भरना चाहते हैं, बाकी अगर नेट इत्यादि हैं तो इन सारी चीज़ों से आप मुक्त रहेंगे। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी थी। अब कई विद्यार्थियों के मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि जिनका 55% से कम है वो क्या करें। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 55% आपका होना चाहिए। कई परीक्षाओं में हमने देखा है कि अलग अलग कैटेगरीज में कुछ परसेंटेज छूट रहती हैं, लेकिन यहाँ पर उस तरीके का कुछ प्रावधान दिखा नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। जिनका 55% है वो एकदम से निश्चिंत होकर इसको भरे फॉर्म को। बाकी जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो वेबसाइट पर और चीज़ें क्लियर होंगी और आराम से देख देख कर आपको भरना है। शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रावधान के बारे में तो हमने ऊपर बताया। कुछ और चीज़ें हैं कि जैसे उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता, अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। मान लीजिए कोई विद्यार्थी नेट हो चुका है और उसका एमए अभी क्लियर नहीं हुआ है और वो थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में है, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन परीक्षा यानी इंटरव्यू तक उसको कंप्लीट उसके पास डिग्री होनी चाहिए। ये यहाँ पर छूट दी गई है कि अगर आप अंतिम वर्ष में हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसको हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि अपियरिंग में। ठीक है, अगर आप अपियरिंग में हो तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर नोट लिखा गया है कि साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक, यानी कि पहला दिन से पहले आपके पास सारी डिग्रीज होनी चाहिए। अब बात करते हैं पे बैंड व ग्रेड पे, यानी कि बहुत लोगों की नज़र इस पर रहती है कि कितनी तनख्वाह होगी और कैसे इसको कितना मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि AL10 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक तरीके से ग्रुप है 10 लेवल का। 15,600 से 39,100 रुपये से शुरुआत होगी। AGP 6,000 ग्रेड पे है इसका। लेकिन यहाँ पर राजस्थान में एक नियम है कि जब तक आपका प्रोबेशन पीरियड नहीं कंप्लीट होगा तब तक आपको फिक्स पे मिलता रहेगा। जो यहाँ पर फिक्स पे है उसी के अनुसार मिलेगा। एकदम शुरू से आपको फुल तनख्वाह नहीं मिलेगी। ठीक है, 2 साल आपको परीक्षा जो काल है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, तब तक आपको फिक्स पे मिलेगा। जहाँ तक मुझे याद है कि पहले 21,000 से इसकी शुरुआत होती थी, बाद में धीरे धीरे 2 साल जैसे ही कंप्लीट होता था तो फिर फुल पे मिलना शुरू हो जाता है। ये राजस्थान में खास नियम बनाया गया है। बाकी ऐसा ही नियम हिमाचल प्रदेश में भी है। तो अलग अलग राज्य अपने हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ नहीं ध्यान में रखना है, ज़्यादा आपको बस फॉर्म अच्छे से भर लेना है। परमानेंट नौकरी तो परमानेंट ही होती है। तो 2 साल आपके बीत भी जाएंगे और फिर पूरा आपको वेतन मिलने भी लगेगा। अब बात करते हैं कि आयु सीमा यहाँ पर दी गई है कि कौन कब तक भर सकता है। तो न्यूनतम आयु जो दी गई है वो 21 वर्ष है और अधिकतम आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी कि 21 से लेकर 40 के बीच में जो लोग हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा क्या कि अलग अलग कैटेगरीज में भी छूट रहती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कई जगहों पे यहाँ पर 1 वर्ष की छूट, ये इसको पढ़ लेते हैं। पदक्रम, जब पूरा विज्ञापन पढ़ेंगे तो उसमें पदक्रम 1 से 22, 32, 33 व 40 के पद आयोग द्वारा 2020 व 21 में विज्ञापित किए गए थे, जिसके तहत आयु गणना का आधार रखा गया है 1/7/2021। लेकिन सूचना के अनुसार यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया कि उन्हें ऊपरी आयु सीमा में 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी होगी। पद क्रम संख्या 23 से 28, 34 एवं 41 से 48 तक के पद आयोग द्वारा वर्ष 2014-15 या इससे पूर्व में विज्ञापित किए गए थे। अतः उक्त पद क्रम हेतु राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23/9/2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी 1/7/2023 को अधिकायु के होते हैं उन्हें ऊपरी आयु में अधिकतम 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे होगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिसकी उम्र 21 से 40 होगी उसको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो तकनीकी तौर पर कम ज़्यादा हो रहे होंगे उनके लिए नीचे का दिया गया है। तो वो
इसका दावा पेश कर सकते हैं कि मुझे इसकी छूट दी जाए। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कम लोग ही होंगे, ऐसा बहुत कम इस तरीके के विद्यार्थी होंगे, नहीं तो सब लोग 21 से 40 में आ ही जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या है। इस परीक्षा की चयन प्रक्रिया जानना बहुत जरूरी है, जिसके की माध्यम से आप अपनी तैयारी करना शुरू कर देंगे। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा व साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि एक लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद इंटरव्यू होगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक यानी उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है कि अभी हाल ही में केवीएस का भी जो एग्जाम हुआ था, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन इत्यादि मॉडरेशन स्केलिंग पद्धति अपनाई गई थी। इसी तरीके से कई राज्यों में जो पीसीएस आयोग होता है, वो इसी तरीके से पद्धति को अपनाता है। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि परीक्षा और साक्षात्कार तो होगा ही, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो स्केलिंग, मॉडरेशन और नॉर्मलाइजेशन पद्धति को भी अपनाया जा सकेगा। तो इस पद्धति में कई विद्यार्थियों को लाभ मिल जाता है, कईयों को नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो ये अब आगे भविष्य पर निर्भर करेगा। आगे लिखा गया कि संबंधित सेवा नियम के नियम 20 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसित किए जाएंगे, जो लिखित परीक्षा व साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के योग के अनुसार मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। तो यानी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बाद जो भी मेरिट बनेगी, उस मेरिट के अनुसार ही सिलेक्शन होगा। तो अच्छी बात यह है कि आप लिखित परीक्षा में जितना अधिकतम अंक हासिल करेंगे उतना ही आपको बढ़िया होगा। तो इसको आप ध्यान में रखिए कि चयन प्रक्रिया में परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा, तब मेरिट बनेगी। परीक्षा का स्थान व माह भी इसमें बता दिया गया है कि परीक्षा माह अक्टूबर यानी अक्टूबर महीने 2023 में किए जाने की संभावना है। अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आयोग का टारगेट है कि वो अक्टूबर में एग्जाम करा लेगा। परीक्षा स्थान तिथि के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। आपको वेबसाइट भी देखना है, हो सकता है कि ईमेल पर भी आपको सूचनाएं भेजी जाए। तो अक्टूबर महीने में टारगेट किया गया है, तो जोड़ लीजिए। अभी जून का अंतिम सप्ताह लगभग चल रहा है, तो आपके पास कितने वक्त हैं। ठीक है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने के आसपास में है। तो अभी से तैयारी करना शुरू कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम। परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ऑनलाइन ऑफलाइन ली जाएगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। यानी कि अभी तक इसका जो सिलेबस है वो जारी नहीं किया गया है। हमने भी खोजा तो जो पहले की परीक्षाएं हुई थी वही सिलेबस मुझे दिखाई पड़ा। तो अगर जारी करता है तो ठीक है, नहीं तो उसी सिलेबस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देखिए, परीक्षा कैसी होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, यानी कि एमसीक्यू पर आधारित होगी। यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन ऑफलाइन। अभी आयोग को भी नहीं पता है कि वो किस हिसाब से परीक्षा लेगा। एक बार मैंने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया था, तो वो एग्जाम ऑनलाइन मोड पर हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन आपकी तैयारी रहेगी तो किसी भी तरीके से एग्जाम होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अक्टूबर महीने में संभावित है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, रिटेन एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, तो इसमें बताया गया है 3 तरीके का पेपर होगा। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट सब्जेक्ट कंसर्न विथ द पोस्ट, 75 क्वेश्चन रहेंगे 3 घंटे का। सब्जेक्ट पेपर जो सेकेंड है वो है आपका सब्जेक्ट कंसर्न विथ द पोस्ट, यानी पेपर 1 और पेपर 2 ये सब आपके सब्जेक्ट यानी हिंदी विषय से रिलेटेड रहेंगे। 75 क्वेश्चन रहेंगे और ये 3 घंटे का। और थर्ड पेपर जो है जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान। यहाँ पर इंडिकेशन दे दिया गया है कि सामान्य ज्ञान की जानकारी राजस्थान के संदर्भ में होनी चाहिए, यानी कि आपको हिंदी विषय अच्छे से तैयार करना है, उसका पाठ्यक्रम भी है उसके अनुसार, और इसके बाद राजस्थान जीएस के बारे में भी आपको ठीक ठाक से पढ़ना है। हमने जब एग्जाम दिया था तो जीएस काफ़ी
लेवल का आया हुआ था, तो बाहरी बच्चे जो हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। बाकी जो राजस्थान के बच्चे हैं उनको भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि पीसीएस लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन रहेंगे 2 घंटे का। तो टोटल जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 200 मार्क्स के पेपर होंगे। ठीक है, तो इसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में बताया गया है कि कुल 24 नंबर के इंटरव्यू होंगे, यानी इंटरव्यू बहुत ज़्यादा नंबर का नहीं है। 24 नंबर का इंटरव्यू, हालांकि ये भी काफ़ी मायने रख सकता है, लेकिन अगर आप रिटन एग्जाम में अच्छा कर लेते हैं तो फिर थोड़ा सा आपके ऊपर दबाव कम होगा, वरना दोनों तरफ से आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। तो आप देख रहे थे कि हिंदी के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, और लगभग दोनों के लिए सेम ही पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर देखने में लग रहा है कि 2-2 पेपर हैं, लेकिन आपको एक ही तीर से ये दोनों निशाने साधने हैं। ठीक है, पेपर 3 के लिए आपको थोड़ा सा विशेष रूप से मेहनत करना पड़ेगा राजस्थान जीएस के बारे में। बाकी इंटरव्यू 24 नंबर का होगा। इन सबको जोड़कर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो ये था राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि कॉलेजों में नियुक्त होंगे, उनकी उनके विज्ञापन के ऊपर हमने बात की कि कितनी सीटें हैं और शैक्षिक योग्यता क्या रही है, पैटर्न क्या है एग्जामिनेशन का, और कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कब इसका एग्जाम होगा। तो मोटी मोटी बातें आप समझ गए होंगे। बाकी इस विज्ञापन का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में पहले भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने डाला हुआ है, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी इसको भेज देंगे। लेकिन मेरे मन में आया कि जो मोटी-मोटी जानकारियाँ हैं, जो कि आप सभी को जाननी चाहिए कि सीट कितनी है, कैटेगरी वाइज़ सीट कितनी है, कितने नंबर यानी परसेंटेज तक के विद्यार्थी इसको भर सकते हैं, नेट स्लेट इत्यादि जो हैं वो भी। और यहाँ पर बताया गया कि अगर आप अपीयरिंग में हैं, तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इंटरव्यू के पहले आपके पास सारी डिग्रीज और सर्टिफिकेट होने चाहिए। 21 से 40 के बीच में जितने भी विद्यार्थी हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर तकनीकी रूप में कोई 1 वर्ष या कुछ वर्षों से इधर-उधर हो रहा है तो आप क्लेम कर सकते हैं। 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट भी मिल सकती है। कुछ जगहों पे 3 वर्ष की भी छूट इसमें है, अलग-अलग पदों के लिए। चयन प्रक्रिया, एग्जामिनेशन होगा आपका एमसीक्यू लेवल पे, फिर इंटरव्यू होगा। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो आयोग स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन इत्यादि भी कर सकता है। परीक्षा आपकी अक्टूबर महीने में संभावित है, हो सकता है, और लगातार आपको वेबसाइट चेक करते रहना पड़ेगा। और परीक्षा जो होगी वो वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू लेवल पे होगी। ठीक है, पैटर्न मैंने बता दिया कि 3 पेपर होंगे, जिसमें से कि पेपर 1 और 2 आपके विषय पर ही आधारित होंगे, और इन जो तीसरा पेपर होगा वो राजस्थान जीएस पर आधारित होगा। 24 नंबर का इंटरव्यू होगा, सब जोड़कर मेरिट बनाई जाएगी, फिर आपको नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिलेगी तो आपको 2 साल तक फिक्स पेमेंट पर ही नौकरी करना पड़ेगा, जब तक उसका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं होता है। तो ये पूरी जानकारी थी, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गई होगी। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।